अस्सलाम वालेकुम जी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एरेज़ को और कुछ बेसिक चीज़ें हमें एरेज़ की पहले भी पता हैं क्योंकि हमने सी प्लस प्लस के अंदर और सी लैंग्वेज के अंदर देखी हुई हैं। लेकिन आज कुछ एडवांस चीज़ें जो सी शार्प के अंदर हमारे पास अवेलेबल हैं उनको देखेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं न्यू प्रोजेक्ट और फिर विजुअल सी शार्प और यहाँ से हम कंसोल एप्लीकेशन सेलेक्ट करते हैं और इसे नाम दे देते हैं एरेज़ का। तो ओके मैं करता हूँ। कंसोल एप्लीकेशन के अंदर तमाम काम हो सकते हैं। सिर्फ ये है कि जब आप ड्रैग एंड ड्रॉप और विजुअल साइड पे जाते हैं तो फिर आपको उसके लिए विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन बनानी पड़ती है, लेकिन कॉन्सेप्ट्स के लिए और लॉजिक के लिए जो कंसोल एप्लीकेशन है वो बेहतरीन है। तो अब हमारे पास एज इन प्रीवियस लेक्चर जो हमने देखा कि जो बेसिक चीज़ें वो देख चुके हैं कि नेम स्पेस क्या होती है, क्लास कैसे होती है और जो मेन फंक्शन है वो स्टैटिक क्यों होता है, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। तो डायरेक्टली जाते हैं एरेज़ के ऊपर कि एरेज़ कैसे बनाई जाती हैं, कैसे काम करती हैं, किस किस किस्म की एरेज़ हमारे पास सी शार्प के अंदर अवेलेबल है। तो बेसिक एक एरे बनाते हैं इंटीजर की, और सी शार्प के अंदर ये है कि आप सी प्लस प्लस के अंदर तो इंट और आगे फिर उसका नाम और फिर उसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका साइज़ लिखते हैं, लेकिन सी शार्प के अंदर आपको डाटा टाइप के साथ ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट लिखनी पड़ती है। फिर उसके बाद आप लिखते हैं इसका नाम, मैं कह देता हूँ जी आइटम्स, और फिर इज़ इक्वल टू न्यू एंड और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसका साइज़। तो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है इंटीजर की एक एरे बनाने का जिसका साइज़ 5 है। तो जो आइटम्स है वो तो इसका नाम है, जो भी आप रख लें वो आपको पता है, नेमिंग रूल्स जो हैं उसके मुताबिक आप कोई भी नाम रख सकते हैं। तो इसकी जो लेंथ है वो मैंने, इसका जो साइज़ है वो 5 दे दिया। अब मैं इसको इनिशलाइज भी कर सकता हूँ और फिर क्या कहते हैं प्रिंट भी करवा सकता हूँ। तो एक फॉर का लूप लगाते हैं, int i is equal to 0, i is less than, अच्छा इसको लेंथ कह दें तो इससे मुराद ये है कि उसका जो साइज़ है, और फिर i प्लस प्लस, और यहाँ मैं कहता हूँ जी आइटम्स ऑफ i इज इक्वल टू i इंटू 5। इसको मैं कर देता हूँ i इंटू 5 और आखिर में सेमी कॉलम। तो अब क्या होगा कि i की वैल्यू 5 से मल्टीप्लाई होगी और उसका जो रिज़ल्ट है वो आइटम्स ऑफ i में चला जाएगा। तो 5 का जो टेबल है असल में एक्चुअली मैंने इस एरे के अंदर स्टोर करवा दिया, लेकिन जो पहला एलिमेंट है वो 0 होगा क्योंकि 5 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 चला जाएगा वहाँ। अब मैं फॉर से भी इसको प्रिंट करवा सकता हूँ और फॉर ईच का लूप भी मेरे पास है जो कि हमने शायद लास्ट लेक्चर में देख लिया था आई गेस, कि फॉर ईच के अंदर, अगर नहीं देखा तो फिर रिवाइज हो जाएगा, कि फॉर ईच के अंदर आप क्या करते हैं कि सबसे पहले वो डाटा टाइप लिखते हैं जिसको आप डील कर रहे हैं। तो इंट, और मैं कोई भी नाम दे देता हूँ एन, इन जिसकी बात कर रहा हूँ आइटम्स। तो अब आइटम्स में से हर एलिमेंट उठ के आएगा एन के अंदर और फिर मैं इस एन को प्रिंट करवा सकता हूँ, और मैं यहाँ क्या करूँगा कंसोल डॉट राइट लाइन, इसका फंक्शन तो हमने देखा था, सेमी कॉलम एन डॉट टू स्ट्रिंग, किसी भी ऑब्जेक्ट को आप टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ करके। तो ये जो डॉट टू स्ट्रिंग है एक जर्नल फंक्शन है जो कि किसी भी डाटा टाइप के साथ आप यूज़ कर सकते हैं। तो राइट लाइन है तो हर चीज़ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, और सबसे आखिर में यहाँ कंसोल डॉट रीड की, ऐसे ही जिस तरह हम सी प्लस प्लस के अंदर यूज़ करते हैं जी कौन सा एक फंक्शन जो यूज़ करते हैं आखिर में, गेट सी एच की जो रिप्लेसमेंट है वो ये है कि स्क्रीन जो है वो थोड़ी देर पॉज हो जाए। तो इसको अब मैं करता हूँ स्टार्ट, और स्टार्ट करने से पहले आपको जो आउटपुट विंडो है वो भी मैं शेयर करता हूँ। स्टार्ट करूँगा तो इसका जो रिज़ल्ट है वो मेरे पास आउटपुट विंडो के अंदर मुझे अब नज़र आ रहा है, लेकिन मैं आपसे भी अब इसकी जो आउटपुट है वो शेयर कर देता हूँ। तो अब आपको इसकी जो आउटपुट है वो नज़र आ रही होगी कि 0 5 10 15 20।
तो 5 इसका साइज़ था, पहली वैल्यू 5 इंटू 0 0 ही, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, तो 5 का जो टेबल है वो एरे के अंदर प्रिंट हो चुका है। तो अब ये जो हमारे पास एरे है ये एक सिंगल डायमेंशनल एरे है, इसकी डायमेंशन सिंगल है, और एक बेसिक एरे है जो कि C++ और C के अंदर भी इसी तरह हम इसको यूज़ करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको जो तरीका था इनिशलाइज करने का वो डिफरेंट था। अच्छा, इसके बाद जो है वो मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप जिस वक्त एरे बना रहे हैं अगर उसी वक्त उसको साइज़ नहीं देते और उसको उसके एलिमेंट्स देते हैं तो वो काम भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इस विंडो को चेंज कर लूँ। तो अब अगर आप इसको एलिमेंट्स उसी वक्त देते हैं जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप इसको बनाते हुए इनिशियलाइज़ करना चाहते हैं, तो आप इसके साथ ही ये करली ब्रैकेट्स लगाएं और इसके अंदर जो भी वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ और यहाँ ही जो वैल्यूज़ हैं 54, 23, 1, 67, 11, तो अब 5 वैल्यूज़ मैंने दे दी। यहाँ इससे ज़्यादा वैल्यू दूंगा तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि साइज़ मैंने उसका 5 दिया हुआ है। तो उसका हल ये है कि आप यहाँ से इस साइज़ को ख़त्म कर दें, तो आगे जितनी भी वैल्यूज़ आप देंगे ऑटोमेटिकली साइज़ कैलकुलेट कर लेगा। और जो नीचे हमने लॉजिक लगाई हुई है वो भी आप देख सकते हैं कि फॉर ईच का जो लूप है वो भी उसकी लेंथ के ऊपर लगा हुआ है, उसके आइटम्स के ऊपर लगा हुआ है कि जितने भी उसके अंदर आइटम्स हैं हर आइटम को वो प्रिंट करवाएगा। तो मैं अगर इसको स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास 7 एलिमेंट्स मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको नहीं आ रहे, मैं उसके लिए इसकी विंडो को चेंज कर देता हूँ। तो आप जिस वक्त उसको क्रिएट करते हैं उस वक्त भी आप उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब आपको इसकी आउटपुट नज़र आ रही होगी। तो अब हम चलते हैं 2D एरे की तरफ कि अगर आप 2D एरे बनाना चाहते हैं तो फिर आपने क्या करना है। आपने सिंपली स्टार्ट के अंदर जब आप इसको क्रिएट कर रहे हैं 2 दफ़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगानी है, और उसके बाद जब आप न्यू इंट लिख रहे हैं तो उधर भी 2 दफ़ा लगानी है, और अब आप एक 2D एरे क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इस तरह काम नहीं चलेगा क्योंकि दोनों हमने एम्प्टी दे दिए और इसका साइज़ जो है कैलकुलेट नहीं हो रहा। तो यहाँ देखें आप, रेड साइन जो है वो सिर्फ पहली स्क्वायर ब्रैकेट के साथ आ रहा है, सेकंड के साथ नहीं आ रहा। तो यहाँ अगर मैं 5 दे देता हूँ तो ये बिल्कुल ठीक है। मतलब इस तरह भी आप एक 2D एरे बना सकते हैं। तो अब जो एरे की सेकंड डायमेंशन है उसको दोबारा से न्यू कीवर्ड से क्रिएट करना मेमोरी के अंदर ज़रूरी है, इसके बगैर वो नहीं चलेगा। तो कैसे करेंगे हम, मैं इसको करता हूँ डिलीट, और फॉर ईच अगर आप देखें तो फॉर ईच भी फ़िलहाल इस पर नहीं चल रहा। अभी क्या करते हैं जी, आइटम्स ऑफ 0 इज इक्वल टू न्यू इंट, और इसे मैं कहता हूँ 5 सेमी कॉलम। तो अब क्या था कि मेरे पास जो आइटम्स के, क्योंकि ये 2D एरे है और इसका जो फर्स्ट एरे है उसको मैंने डिक्लेयर कर दिया और उसका जो साइज़ है वो 5 रखा है। अब C# के अंदर एक मज़े की बात यह है कि आप एक 2D एरे के अंदर हर डिफरेंट एरे को डिफरेंट साइज़ दे सकते हैं, और ये जो फैसिलिटी है इसको नाम दिया जाता है जैग्ड एरे। तो जैग्ड मतलब जिसकी तरतीब जो है वो उल्टी सीधी हो। ज़रूरी नहीं है कि जब आप 2D एरे बनाएं तो वो 5x5 या 4x4 या 5x6 जिस तरह हम C या C++ के अंदर करते थे वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो मैं आपको ये करके बताता हूँ कि आइटम्स ऑफ 0 जो था उसके अंदर 5 एलिमेंट्स थे, और आइटम्स ऑफ 1 के अंदर न्यू इंट 7, इसका मैंने साइज़ 7 रख दिया। इसी तरह अब मैं क्या करता हूँ कि मैं बाकी 5 को भी डिक्लेयर कर देता हूँ। तो इसको कहते हैं जी 4, इसको कहते हैं 6, इसको कहते हैं 2, और इधर कहेंगे 2, 3, 4। तो ये 5 मैंने डिफरेंट एरेज क्या की, एक ही एरे के अंदर जिसका नाम आइटम्स है उसके अंदर डिक्लेयर करवा दिए।
अभी मैंने इनको वैल्यूज़ नहीं दी। तो अब हम एक लगाते हैं नेस्टेड लूप, फॉर को लूप लगाता हूँ, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन आइटम्स, और क्या करें जी, ये जी आइटम्स डॉट लेंथ और फिर आई प्लस प्लस। उसके बाद फॉर इंट जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन आइटम्स ऑफ आई डॉट लेंथ और जे प्लस प्लस। तो जो आउटर लूप था वो मैंने आइटम्स ओवरऑल, उसके अंदर कितनी एरेज बनी हुई है उसके ऊपर लूप लगाया, और जो नेस्टेड लूप जो अंदर वाला लूप है उसे मैंने किसके ऊपर लगाया, आइटम्स की हर एरे के ऊपर, हर स्पेसिफिक एरे की अपनी लेंथ कितनी है उसके ऊपर मैंने अंदर वाले लूप को, इनर लूप को लगा दिया। और अब मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, इसको इनिशियलाइज कर सकता हूँ। तो मैं करता हूँ जी आइटम्स ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे। वैसे हम क्योंकि इसको सिर्फ सीख रहे हैं तो हम इसको कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, और इसके बाद ये इनिशियलाइजेशन हो जाएगी। और अगर मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ तो मैं इसके अंदर भी प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एक दफ़ा इनिशियलाइजेशन हो जाए और उसके बाद मैं इसको कंसोल डॉट राइट लाइन आइटम्स ऑफ आई जे सेमी कॉलम, और बल्कि मैं राइट लाइन नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ कि राइट करे एक ही लाइन के अंदर, और इसको राइट करने के साथ ही बीच में थोड़ी सी स्पेस भी आ जाए, तो प्लस से कंकैटिनेशन होती है, शायद मैंने आपको बताया हो। तो जब एक एरे ख़त्म हो जाए तो उसके बाद मैं चाहता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन करूँ, और इसमें प्रिंट मैं कुछ भी नहीं करवाता, सिर्फ नेक्स्ट लाइन के अंदर आ जाए। तो इसको हम करते हैं सेव, और मैं इसको करता हूँ स्टार्ट। तो ज़हन में रख लें कि हमारे पास जो आइटम्स की का साइज़ है वो 5 है, और अंदर जो एरेज हैं पहले में 5 एलिमेंट्स हैं, 7 फिर 4 6 और 2। तो इस चीज़ को याद रखते हुए हम इसको स्टार्ट करते हैं, और आउटपुट मेरे सामने आ चुकी है, लेकिन मैं आपसे इसकी जो आउटपुट है वो शेयर करता हूँ, और यहाँ से विंडोज़ की चेंज कर लेता हूँ। तो ये है इसकी आउटपुट, अब आपको नज़र आ रही होगी। तो पहली का जो साइज़ था वो 5 था, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें 7 था, और फिर 4 था, फिर 6 था, और फिर 2 था। तो आप देख सकते हैं कि कैसे, और शुरू में देखें कि वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसकी वजह ये थी कि आई 0 था, फिर नेक्स्ट एरे आई तो आई 1 हो गया, इसलिए 1 + 0 1 आया, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया। तो हर एरे जब स्टार्ट हो रही है तो उसमें उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो उसमें 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है। तो वो लॉजिक की वजह से आ रहा है, इसमें मतलब और कोई मसला नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इस तरह की एरे आप सी या C++ के अंदर नहीं बना सकते। ये इसकी जो फैसिलिटी है वो सिर्फ C# के अंदर अवेलेबल है। तो इसे कहते हैं जैक्ड एरे। तो जो 2D एरे है वो, अगर आपको जैक्ड एरे आती है तो 2D एरे भी उसी तरह काम करती है, और उसको एक दफ़ा मैं आपको बता भी देता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने सिंपली जब एरे बना रहे हैं तो या तो आप साइज़ इधर ही दे दें 2D एरे का, तो वो भी ठीक है। अच्छा, इसमें हाँ, इसमें आप क्या करेंगे, क्योंकि आपने जब डिक्लेयर किया ना तो आपने इसको डिक्लेयर किया है, तो आप या तो ये कर सकते हैं कि इसके साथ ही इसकी वैल्यूज़ दे दें, जो कि आप ऐसे दे सकते हैं। और इसके अंदर मैं कहता हूँ जी 5 6 7 8 9। ये आपको ऐसे करना पड़ेगा, न्यू इंट एंड दिस।
तो वो जो फर्स्ट डायमेंशन थी जो 5 हमने दी वो तो हमने न्यू के कीवर्ड से डिक्लेयर कर दी, लेकिन जब आप दूसरी डायमेंशन देते हैं तो आपको जो न्यू का कीवर्ड है वो दोबारा यूज़ करना पड़ेगा। तो न्यू इंट 6, 7, 8 जितना भी आपने वैल्यूज़ देनी है वो आप इधर दे सकते हैं। इसी तरह न्यू इंट और फिर 7, 3, फिर यहाँ मैं कहता हूँ न्यू इंट और लेट्स से 0, 8 साथ स्क्वायर ब्रैकेट और यहाँ न्यू इंट 9, 7, 8। तो ये हमने अभी जो बनाई ये एक 2D एरे है, लेकिन 2D के साथ ये जैग्ड एरे भी है क्योंकि इसके अंदर जो साइजेस दिए हैं वो हमने डिफरेंट दिए हुए हैं। तो आप सेम साइज़ की भी एरेज बना सकते हैं। तो सेम साइज़ की बनाएंगे तो उसको एक सिंपल 2D एरे कहेंगे। अगर आप इस तरह की बनाएंगे तो इसको जो टेक्निकल टर्म है उसमें इसको एक जैग्ड एरे कहेंगे। तो हमने इसको डिक्लेयर भी किया है और साथ ही इनिशलाइज़ भी कर दिया। अगर आप डिक्लेयर करते हैं लेकिन इनिशलाइज़ नहीं करते तो आपको इस तरीके से फिर उसको अलग-अलग डिक्लेयर भी करना पड़ता है और बाद में इनिशलाइज भी इसको करना पड़ता है। वरना आप अगर लेट से कि यहाँ सिर्फ जो पहले हमने काम किया हुआ था इधर सेमी कॉलम था, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस तरह लिखते हैं तो फिर आपको यहाँ आपके पास क्या ऑप्शन है कि डिक्लेयर करते हुए आप साथ वैल्यूज़ इधर भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी इसको इनिशलाइज कर सकते हैं। तो अगर आप इधर इस तरीके से करेंगे तो यहाँ साइज़ देना ज़रूरी नहीं है। अगर आप साइज़ देते हैं तो फिर आपको इधर उतने ही एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे जितना आपने उधर साइज़ दिया हुआ है। तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं, जो भी तरीका आपको सूटेबल लगे आप उस तरीके को यूज़ करके एक सिंपल एरे, एक 2D एरे या एक जैग्ड एरे बना सकते हैं। तो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, लेकिन आपकी सिर्फ थोड़ी सी समझ के लिए और रिवीजन के लिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपको इसका कोई और प्रोग्राम भी करवा दूँ। तो हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रिंग से रिलेटेड प्रोग्राम बनाते हैं और इस सारे को मैं डिलीट करता हूँ। तो मैं कहता हूँ जी स्ट्रिंग और आइटम्स इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग और इसके अंदर मैं कुछ आइटम्स लिखता हूँ। मैं कहता हूँ जी बुक कॉमा टेबल कॉमा चेयर, कुछ एलिमेंट्स लिख देता हूँ और उसके बाद इनके ऊपर कोई एल्को लगाते हैं। इवन सॉर्टिंग कर सकते हैं इनकी। तो वो चीज़ मतलब काफ़ी ज़्यादा फंक्शन हमारे पास मौजूद हैं। और अगर मैं सॉर्टिंग करना चाहता हूँ तो मेरे पास सिस्टम डॉट लिंक इसकी ये नेम स्पेस मौजूद है। अगर मैं आइटम्स डॉट अच्छा नहीं, इसको लिखना पड़ेगा स्ट्रिंग डॉट लेट मी थिंक कि हमारे पास यहाँ एक सॉर्टिंग का फंक्शन तो है। चलिए मैं सॉर्टिंग इसके बाद देख लेंगे। फिलहाल जो मैं करना चाह रहा था वो ये करना चाह रहा था कि फॉर ईच का लूप लगाते हैं और इनको प्रिंट करते हैं। उसी तरह स्ट्रिंग एलिमेंट के लिए ई लिखता हूँ इन आइटम्स और यहाँ मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट राइट लाइन और इसके अंदर क्या करता हूँ ई को प्रिंट करवा देता हूँ। तो सेव करता हूँ और स्टार्ट करता हूँ तो ये ठीक है, इसको प्रिंट कर देखने की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह यह कि ये ऑलरेडी जो 5 एलिमेंट्स हैं इनको इस एज इट इज़ प्रिंट करवा देगा। लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा एडवांस लेवल पे जाना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ हमारे पास जो आइटम्स हैं उनकी क्वांटिटी क्या है या कौन सा आइटम कितनी दफ़ा आ रहा है, तो फिर हमें क्या करना होगा। तो देखिए मैं इसके साथ ही लिखता हूँ जी टेबल और अब जो है वो थोड़ा सा
टेक्निकल काम हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि हर एलिमेंट कितनी दफ़ा आ रहा है उसकी क्वांटिटी हमें ये डिस्प्ले करवा दे। तो इसके लिए हम अपना एल्गो बनाते हैं और मैं कहता हूँ जी फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i इज़ लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। और इसके बाद मैं कहता हूँ कि एक और लूप यकीनन लगाना पड़ेगा क्योंकि सॉर्टिंग के लिए तो आपको करना पड़ता है। एंड j इज इक्वल टू 0, j इज़ लेस देन आइटम्स डॉट लेंथ j प्लस प्लस। और ये आ गए हम इस नेस्टेड लूप के अंदर। लेकिन अब जो j है इसको 0 से स्टार्ट करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि उस आइटम को अगर उसी से कंपेयर करें तो हमारे पास रिज़ल्ट तो वही आ जाएगा, तो वो मतलब वो कन्फ्यूजन हो जाएंगी। तो इसलिए ऊपर वाला क्या करते हैं, उसको हम करते हैं आइटम्स लेंथ -1 कर देते हैं और इसको i+1, ताकि जब ऊपर वाला लास्ट इंडेक्स पे जाए, 5th इंडेक्स पे, क्योंकि 6 एलिमेंट हैं तो इसकी जो इंडेक्स है वो 5th है, तो यहाँ 5 + 1 6 करके हम आउट ऑफ रेंज, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज ना चले जाएं। तो इसलिए इसको मैंने -1 कर दिया और इसको j को i+1 कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ आइटम्स ऑफ i इज इक्वल टू आइटम्स ऑफ j, तो फिर क्या करो, काउंट प्लस प्लस कर दो, काउंटिंग कर रहे हैं तो इंट काउंट इज इक्वल टू 0। शुरू में काउंटर 0 है, तो जब भी हम एक नए एलिमेंट को स्टार्ट करते हैं काउंटिंग करना तो काउंट को 0 कर दो। ठीक हो गया? तो अब ज़रा इसको रन करते हैं और इसके बाद यहाँ आके console डॉट राइट लाइन और इसमें लिखते हैं जी सबसे पहले उस आइटम का नाम, आइटम्स डॉट, आइटम तो चलें खैर खुद ही स्ट्रिंग है तो इसलिए प्लस करेंगे। इसकी बुक की जो काउंटिंग है इसे कहते हैं एग्जिस्ट्स, कितनी दफ़ा, तो प्लस लिखेंगे दोबारा और उसके बाद काउंट के अंदर उसका काउंटर पड़ा हुआ है तो .toString करेंगे और फिर प्लस लिखेंगे और आगे कहते हैं टाइम्स। तो ये आइटम बुक एग्जिस्ट्स 1 टाइम। अब टाइम्स को भी थोड़ा सा डील करना पड़ेगा, लेकिन चलें इसको टाइम और टाइम्स में फ़िलहाल नहीं जाते क्योंकि करना आसान है लेकिन फिर थोड़ा सा लॉजिक हमारी ज़रा बढ़ जाएगी, तो इसलिए फ़िलहाल इसको टाइम ही रहने देते हैं या टाइम जो भी आप कर लें। तो अब अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो हमें हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है उसको देख लेते हैं। अच्छा, एक तो यहाँ आइटम्स ऑफ आई करना था, अब इसको सेव करते हैं। और दूसरी बात, काउंटर को शुरू में 1 से इनिशियलाइज करना है क्योंकि एक दफ़ा तो वो आइटम एग्जिस्ट करता है, तो अगर वो किसी और से मैच होगा फिर जाके काउंटर बढ़ेगा। तो अब सेव करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और मैं आपसे इसका जो रिज़ल्ट है वो शेयर कर देता हूँ। तो इधर आता हूँ और इसकी जो आउटपुट विंडो है तो अब इसने मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है उसमें बिल्कुल ठीक प्रिंट कर दी है कि जो बुक है, बुक एग्जिस्ट्स 1 टाइम, टेबल एग्जिस्ट्स 2 टाइम। इसको 2 टाइम्स होना चाहिए था जो मैं आपको बात कहना चाह रहा था। अब टेबल 2 दफ़ा हमने खुद जान के लिखा था ताकि हम देखें कि वो कितनी दफ़ा आता है। चेयर एग्जिस्ट्स 1 टाइम, माउस एग्जिस्ट्स 1 टाइम, कंप्यूटर एग्जिस्ट्स 1 टाइम। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि अब एक रियल प्रॉब्लम जो कि अक्सर आपके पास आइटम्स हैं और आपने देखना है कि इनकी क्वांटिटी कितनी है, तो इस एल्गो को यूज़ करके आप किसी भी स्ट्रिंग एरे के अंदर देख सकते हैं कि कोई आइटम कितनी दफ़ा एग्जिस्ट करता है। ये स्ट्रिंग पे कर रहे हैं और आप एक सिंपल जो इंटीजर की एरे है उसके ऊपर फ्लोट की एरे है, कैरेक्टर की एरे है, कैरेक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। तो किसी भी किस्म की एरे के ऊपर आप ये काउंटर लगा के देख सकते हैं कोई आइटम कितनी दफ़ा उसमें एग्जिस्ट करता है। तो आई गेस आप लोगों को समझ आ गया होगा। और
इसमें अभी एक मसला है जो कि मैंने अभी मेरे जहन में आया, वो ये कि टेबल क्योंकि आखिर में सबसे आखिर में भी था और हमने आई को जो है वो लेंथ -1 तक लगाया हुआ था, लेस दैन लेंथ -1, तो उसने यहाँ इस टेबल को शो नहीं किया। और अगर वो टेबल कंप्यूटर से पहले होता, माउस से पहले होता, तो वो टेबल एक दफ़ा दोबारा ये प्रिंट करता कि टेबल एग्जिस्ट्स वन टाइम, तो वो रेपिटेशन हो जाती। उसका भी सोल्यूशन है, लेकिन फ़िलहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, क्योंकि अगर हम उस तरफ गए तो फिर हमारी लॉजिक बढ़ती जाएगी, थोड़ी सी एडवांस हो जाएगी और थोड़ी सी हो सकता है कि चीज़ों की समझ भी बहुत से लोगों को ना आए। तो फ़िलहाल इधर तक ही रहते हैं। रेपिटेशन होगी लेकिन उस रेपिटेशन को हम ख़त्म कर सकते हैं। तो आई गेस कि आपको जो इसका जो पर्पस था वो समझ आ गया होगा कि एरेज को कैसे यूज़ करना है। वो बेशक स्ट्रिंग की एरे है और स्ट्रिंग की एरे भी जो इस तरह C++ या सी के अंदर नहीं बनाई जाती, तो ये भी एक नई चीज़ है आप लोगों के लिए। तो इसके काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स इंशाल्लाह हम देखेंगे अगर वक्त मिला तो, कि स्ट्रिंग्स को कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म्स एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। फिर बाकी चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।